हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और आज के वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति की। मतलब घूम फिर से हम वृत्तीय गति पर लौट आए हैं। हमने कहा था कि हम इस वृत्तीय गति को 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। पहला हिस्सा हमने पढ़ा एक समतल में गति में, दूसरा हिस्सा हमने पढ़ा गति के नियमों में, और तीसरा हिस्सा आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले इस चैप्टर में। बच्चों, हर एक हिस्से का अपना इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी हिस्से को छोड़ नहीं सकते। जैसे ही आप वृत्तीय गति का एक भी हिस्सा छोड़ दोगे, आपके कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएंगे और कुछ भी समझ नहीं आएगा। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि वृत्तीय गति क्या है, एक समान वृत्तीय गति क्या है, असमान वृत्तीय गति क्या है, अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्र बल क्या है, वृत्तीय गति की समीकरणों को कैसे लिखा जाता है, वो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। बच्चों, सबसे पहले आप वृत्तीय गति के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स। जैसे ही आपको पता चल जाए कि वृत्तीय गति क्या है, अभिकेंद्र बल क्या है, अभिकेंद्र त्वरण क्या है, आप यहाँ आ जाना और आपको ये वीडियो जो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि वृत्तीय गति का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये भी कह सकते हैं कि सबसे भारी भी है। ये बहुत भारी नहीं, इन तीनों में सबसे भारी यही पार्ट है। इसलिए अब अगर आप इसको अच्छे समझना चाहते हैं तो पहले पिछले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर पहले से पढ़ रखा है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, पढ़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे बच्चों आज का वीडियो। और हेडिंग रहेगी हमारी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। हेडिंग लगाएंगे ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आप लिख लेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सबसे पहले वृत्तीय गति है क्या? जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पे घूमती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। आपने कहा पता है। मैंने कहा वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है? आपने कहा 2 प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। मैंने कहा एक समान वृत्तीय गति क्या है? आपने कहा जब वस्तु लगातार वृत्तीय पथ पे गति कर रही है और वस्तु की चाल लगातार नियत है, चाल नहीं बदल रही है, तो हम कहेंगे कि वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति है। बच्चों, वृत्तीय गति में कण लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, लेकिन चाल बदल भी सकती है और चाल नहीं भी बदल सकती है। अगर चाल नहीं बदल रही है, केवल दिशा बदल रही है, तो हम कहते हैं कि ये एक समान वृत्तीय गति है। और यहाँ दिशा के बदलने के कारण वेग बदलता है, उसकी वजह से त्वरण आता है, जिसको हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो ये असमान वृत्तीय गति क्या है? मैंने कहा दिशा के साथ साथ अगर चाल भी बदलने लगे तो हम कहेंगे ये असमान वृत्तीय गति है। और यहाँ 2 प्रकार के त्वरण होंगे। पहला दिशा बदलने के कारण अभिकेंद्र त्वरण, दूसरा चाल बदलने के कारण स्पर्शरेखीय त्वरण। मतलब जब चाल बदले तो असमान वृत्तीय गति, चाल ना बदले तो एक समान वृत्तीय गति। मैंने कहा ठीक, ये ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति क्या है ये बताओ। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा टॉपिक है। जेईई मेंस, नीट में बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर वृत्तीय गति से सवाल पूछना है तो ये मान लो 95% केस में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 99% बोल लो आप ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति से। पिछले वृत्तीय गति तो सिर्फ आपको आपके स्कूल के एग्जाम के लिए और इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए दिए गए हैं, ये मान के चलो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से कुछ नहीं आता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। मैंने कहा ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति क्या है? मैंने कहा बच्चों एक धागा लेते हैं, धागे में पत्थर बांधते हैं। पत्थर को बांध के मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे। इस गति को ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कहते हैं। अगर मैं धागे में पत्थर बांध के ऐसे घुमाता है ऐसे, तो आप कहते हैं ये अक्षैतिज वृत्तीय गति है, क्योंकि ये अक्षैतिज तल में हो रहा है। बच्चों, ये जो होता है ये ऊर्ध्वाधर तल होता है, ये होता है अक्षैतिज तल। तो क्योंकि पत्थर ऐसे घूम रहा है तो ये ऊर्ध्वाधर तल में गति हो रही है, इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति कहते हैं। आज हमें यही डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर वृत्त बनाते हैं बच्चों। मैं बड़ा सा वृत्त बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, तो मैंने एक बड़ा सा वृत्त बनाने की कोशिश की। एक मिनट में थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे। ये हमने बनाया। मैंने बच्चों 2 लाइन ऐसे खींची। ये क्या है? इस वृत्त की व्यास है, इस वृत्त के व्यास हैं बच्चों ये, ठीक है। 2 व्यास हमने खींच लिए। व्यास क्या होते हैं? ऐसी 2 जीवा जो केंद्र से पास करती है, केंद्र से होके जाती है, उसको व्यास कहते हैं। एक व्यास मैंने ये बनाया, एक व्यास मैंने ये बनाया। इस वृत्त का सबसे नीचे का बिंदु ये है बच्चों, हमने इसको निम्नतम बिंदु बोला। एक बिंदु ये है, हमने इसको बी बिंदु बोला। और इस वृत्त का सबसे ऊपर का बिंदु है ये, इसको उच्चतम बिंदु बोलते हैं, हमने इसको सी बिंदु बोला। ठीक है, आपने कहा ठीक है भैया, हमें पता चल गया।
बड़ा सा व्रत बना के हमको दिखाया। कैसा व्रत है ये ऊर्ध्वाधर व्रत है। ऐसे पत्थर ऐसे घूमेगा, पत्थर मान लेंगे हम। हमने कहा कि धागा लिया, धागे का केंद्र यहाँ मानना हमने, मतलब व्रत का केंद्र यहाँ मानना, धागे को यहाँ से पकड़ा और यहाँ हमने उसमें एक पत्थर बांध दिया m द्रव्यमान का। आपने कहा ठीक। अभी बच्चों धागा ऐसे है, वैसे तो धागा ऐसे रहना चाहिए, लेकिन मान लो अभी हमने इसको यहाँ दिखाया है, ये कितने कोण पे है? आपने कहा ये थीटा कोण पर है। बच्चों ये थीटा कोण किसका है? धागे की लंबाई जो ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बना रही है उसको हमने थीटा बोला। किसने बनाया? धागे की लंबाई ने। मैंने कहा मान लेते हैं धागे की लंबाई l है। आपने कहा ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर है, इस l ने इस ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बनाया? आपने कहा थीटा। किस बिंदु पर? हम इसको थोड़ी देर के लिए बच्चों P बिंदु बोल देते हैं। इस बिंदु को, ये A है, ये B है, ये C है, ये P बिंदु है। आप अगर एक बात देखें कि जब मैंने धागे को यहां पकड़ा तो ये धागा, ये पत्थर ऐसे ऐसे चलता जाएगा तो ये थीटा बढ़ता जाएगा। जब पत्थर या हमारा कण जो भी है वो A बिंदु पे होगा तो ये कोण थीटा 0 होगा। जैसे जैसे पत्थर आगे जाएगा थीटा बढ़ता जाएगा। जैसे ही पत्थर B पे पहुंचेगा थीटा 90 हो जाएगा। देखो 90 डिग्री का कोण है, पत्थर आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, जैसे ही C पे पहुंचेगा ये कोण 180 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले बात आपको क्लियर रखनी है कि थीटा किसने बनाया? धागे की लंबाई ने। किसके साथ बनाया? ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आपको मैंने बल बनाने सिखाए थे। कौन कण है जो वृत्तीय गति कर रहा है? आपने कहा ये m द्रव्यमान का कण है जो वृत्तीय गति कर रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं वृत्तीय गति करते हुए कण पर लगने वाले बलों को देखूंगा। ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये जब हमने पिछले चैप्टर में अभिकेंद्र बल पढ़ना शुरू किया तो बच्चों वहां पढ़ा था कि वृत्तीय गति करते हुए कण पे सबसे पहले बल बनाओ। आपने कहा बना देते हैं। m है तो सबसे पहले हमें पता है कि mg बनेगा ही बनेगा। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा धागा है, हाँ धागे में तनाव होगा, तनाव को हमेशा दूर भगाते हैं। इस बिंदु पे बैठ के तनाव को हमने दूर भगाया, यह आया हमारा T क्या है? धागे में तनाव। mg क्या है? इसका भार। mg नीचे की तरफ लग रहा है। जब ये कण घूमेगा बच्चों तो इसका कुछ ना कुछ वेग भी होगा। हमने कहा हाँ। हमने कहा मान लेते हैं P बिंदु पर इस कण का वेग v है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं जिससे हम नीट एंड क्लीन चीजें करते चलें और समझने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो मैं ले लूंगा लेकिन चीजें सही करेंगे हम। अरे बन जा भाई बन जा। हमने कहा P बिंदु पर जो हमारा कण है m द्रव्यमान का, हमने मान लिया इसका वेग v है। बच्चों हमने ये भी मान लिया कि जब वो A से गुजरा, ये पत्थर A से गुजरा तो नीचे यहाँ इसका वेग va है। आप सब जानते हैं कि अगर हमें किसी बिंदु पर वेग बनाना होता है तो वहाँ स्पर्श रेखा खींचते हैं। मैंने A पे स्पर्श रेखा खींची, मैंने P पे स्पर्श रेखा खींची। ये V जो है ये m कण का वेग है P बिंदु पर, ये va भी उसी कण का वेग है लेकिन बिंदु A पर। मैंने कहा क्या अलग अलग होंगे? मैंने कहा अब कर लेते हैं। मैंने पूछा बच्चों अगर ये mg है और ये कोण थीटा है तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चों कि ये कोण कितना है, तो आप कहोगे भैया ये दो समांतर रेखा है, ये भी ऊर्ध्वाधर है, ये mg भी ऊर्ध्वाधर है और कोई रेखा ऐसे इसको काटे तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्या अब मैं इस mg के दो हिस्से कर सकता हूं? आपने कहा बिल्कुल कर दो। mg का ये हिस्सा बनेगा mg cos थीटा और ये बनेगा mg sin थीटा। ठीक है बच्चों, ये बना mg cos थीटा ये वाला और ये बना mg sin थीटा। मैंने कहा ध्यान से देखो, क्या ये धागा जो है ये वृत्त की त्रिज्या का ही काम कर रहा है? आपने कहा हाँ, ये वृत्त की त्रिज्या का काम कर रहा है जो इसकी लंबाई है। त्रिज्या के अनुदिश कौन कौन से बल हैं? आपने कहा त्रिज्या के अनुदिश एक तो भाई हमारा तनाव है, एक हमारा mg cos थीटा है। तो आपको हमने बेसिक वीडियो में जब हम पढ़ रहे थे अभिकेंद्र बल, मैंने सिखाया था कि ये दोनों बल मिलकर ही इस वृत्तीय गति में सहायता प्रदान करेंगे। मतलब ये दोनों अभिकेंद्र बल का काम करने वाले हैं मिलकर, प्लस माइनस जो भी होंगे वो अभी बताने वाला हूं। मतलब जो बल त्रिज्या के अनुदिश होते हैं
या ये कहिए कि जो बल केंद्र की तरफ लग रहा है वो क्या किसका काम करता है, अभिकेंद्र बल का काम करता है। लेकिन यहाँ दो बल हैं, एक अभिकेंद्र बल मतलब एक केंद्र की तरफ है, एक केंद्र से दूर है। तो मैं कहूंगा कि केंद्र की तरफ टोटल बल कितना हुआ, T माइनस mg cos थीटा। ठीक है, ये बच्चों अभिकेंद्र बल का काम करेगा। लेकिन अभी हमारा फोकस है इस mg साइन थीटा पर। ध्यान से देखो ये mg साइन थीटा कहाँ है। आपने कहा ये mg साइन थीटा तो इस v के विपरीत दिशा में है। v क्या है, कण का वेग है। mg साइन थीटा क्या है, कण पे लगने वाला बल है। जिस तरफ बल होता है बच्चों उसी तरफ त्वरण होता है। मैंने कहा क्या त्वरण इस दिशा में होगा जिस दिशा में बल है। आपने कहा बच्चों देखो इस mg को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, बहुत आराम से करने वाले हम इसको। इस mg को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, एक हिस्सा तो ये गया, ये बच्चों उसको वृत्तीय गति कराने में सहायता प्रदान करेगा क्योंकि ये वेग के लंबवत है। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं वृत्तीय गति के, कि जो बल वृत्तीय वेग के लंबवत होते हैं वे उनको वृत्तीय गति करने में सहायता प्रदान करते हैं। जो बल वेग के समांतर होते हैं, दिशा में हो या विपरीत दिशा में, उनकी चाल बदलते हैं। मैंने कहा वस्तु जा ऐसे रही है, ऐसे बल पीछे लग रहा है, त्वरण भी पीछे होगा, इसका मतलब चाल घटने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूं जैसे जैसे कण A से B जाएगा फिर B से C जाएगा, ये V लगातार कम होता जाएगा क्योंकि इसको पीछे की तरफ खींचने वाला बल कौन है, mg साइन थीटा। मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये एक समान वृत्तीय गति है या असमान वृत्तीय गति है। आपने मुझे झट से बोला कि भैया लगातार दिशा बदल रही है। हाँ, साथ में लगातार चाल भी बदल रही है। ये v इस mg साइन थीटा की वजह से लगातार बदलता जाएगा। ये यहां से यहां तक कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसके बाद ये बढ़ना शुरू होगा, मतलब चाल लगातार बदल रही है, इसलिए ये असमान वृत्तीय गति है। तो सबसे पहली बात यहां कि जो हमारी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति एक असमान वृत्तीय गति है। असमान वृत्तीय गति है। मान लो एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि क्यों है, तो आप बता देंगे क्योंकि इस कण पर जो वृत्तीय गति कर रहा है उस पर लगने वाले बल mg का एक घटक mg साइन थीटा लगातार इस v को बदलेगा। यहां से यहां इसको ये घटाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में होगा। यहां से वेग भी ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा। तो यहां से c से लेके फिर a तक की चाल बढ़ेगी, a से c तक चाल घटेगी, c से लेके a तक चाल बढ़ेगी। इसलिए ये असमान वृत्तीय गति है। मैं लिख देता हूं a से c चाल बढ़ रही है, बिल्कुल जी। और C से वापस A इस रास्ते में। अच्छा मैं यहां लिख देता हूं A से B और B से C। A से B से C में चाल घट रही है। और फिर यहां से लिखता हूं C से इस बिंदु को नाम देते हैं D, C से D और D से वापस A, यहां चाल बढ़ेगी। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा चाल कहां होगी। आपने कहा सबसे ज्यादा चाल A पर होगी। मैंने कहा सबसे ज्यादा कम चाल कहां होगी, सबसे कम चाल C पे होगी। तो ये अपने आप लिख लेना कि A पे सबसे कम चाल होगी, A पे सबसे ज्यादा चाल होगी, C पे सबसे कम चाल होगी। A से यहां तक चाल घट रही है क्योंकि ये mg साइन थीटा इस v के विपरीत दिशा में है। ये भी आप लिख सकते हैं यहां कि mg साइन थीटा v के विपरीत दिशा में है। और अगर बल वेग के विपरीत दिशा में है तो चाल घटती है। कई बार हमने बात की है, विपरीत दिशा में है। आपने कहा ठीक है। आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ mg साइन थीटा अगर मैं बना के दिखाऊं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊं तो ये जो आएगा mg, तो mg कोस थीटा इधर आएगा, mg साइन थीटा इधर आएगा। तो mg साइन थीटा v के दिशा में होगा, तो चाल बढ़ेगी, दिशा में है इसलिए चाल बढ़ रही है। A से B, B से C चाल घट रही है, C से D, D से A चाल बढ़ रही है। आपने कहा ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। ये भी समझ आ गई कि ये एक असमान वृत्तीय गति है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, आपको ये तो महसूस हो गया होगा कि इस वाली वृत्तीय गति में
सीखने को बहुत सारी चीजें हैं। इतनी चीजें हैं बच्चों कि अगर एक आदमी देखने लगे तो उसको 2-3 घंटे तो सिर्फ ये समझने में लगेंगे कि इसमें क्या क्या हमें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बात डाल लेंगे कि इस वृत्तीय गति में हम क्या क्या निकाल सकते हैं या हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, क्या क्या पूछ सकता है आपको इस वृत्तीय गति में, इस वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर वेग पूछ सकता है कि मुझे बताओ P पे कितना वेग है, B पर कितना वेग है, C पे कितना वेग है। यहां बीच में कोई बिंदु दे देगा, उस पे कितना वेग है। तो क्या पूछ सकता है? पहले वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर कण का वेग, कण का वेग ये पूछ सकता है। ये लिखना नहीं, नोट्स नहीं है, बस ये आपके लिए बता रहा हूं कि क्या क्या पूछ सकता है। इसलिए पहले दिमाग में ये डालेंगे कि अच्छा ये पूछ सकता है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। दूसरा, रस्सी है, रस्सी पे ये पूछ लेगा तनाव कितना है। जब बी पे पहुंची तो तनाव कितना है, यहां पहुंची तो तनाव कितना है। कहीं भी किसी भी बिंदु पर तनाव पूछ सकता है। तो हमने लिखा वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर रस्सी या डोरी में तनाव, या तो रस्सी बोल लेगा या डोरी बोल लेगा, ठीक है। तनाव पूछ लेगा भाई, तनाव पूछ लेगा, वी भी पूछ लेगा, तनाव भी पूछ लेगा। और क्या पूछ सकता है? और ये पूछ सकता है बच्चों कि हमने यहां से इस कण को इतना वेग दिया, कितना पता नहीं, कुछ भी बोल देगा, कितना वेग दिया, तो बताओ कि वो बी तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। या अगर यहां पहुंचा तो यहां उसका वेग कितना होगा, इतना वेग दें तो यहां कितने वेग से पहुंचेगा, ऐसे ऐसे आपको बोल देगा। या ये पूछ लेगा कि यहां कम से कम कितना वेग दें कि वस्तु यहां पहुंच जाए, यहां कम से कम कितना वेग दें कि वस्तु यहां पहुंच जाए, यहां कम से कम कितना वेग दें कि वस्तु यहां पहुंच जाए। आपने कहा तो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। मैंने कहा हाँ, आपको बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, लेकिन घबराना नहीं, कॉन्सेप्ट 2 ही हैं। 2 चीजें मैं बताऊंगी तो सब खेल खेल देंगे हम। कौन कौन सी अभी बता रहा हूं। और क्या पूछ सकता है? और ये पूछ लेगा कि मुझे बताओ अगर कण यहां पहुंचा है, यहां, तो यहां उसका वेग कितना होगा। इससे आगे नहीं गया, हमें पूछा कि यहीं तक पहुंचा है, बताओ उसका वेग कितना होगा यहां। मैं उसने कहा कि बी पे पहुंचा है, बस बी से आगे नहीं गया, बी पे कितना वेग होगा। मैंने कहा सी पे पहुंचा है, सी पे कितना वेग होगा। ऐसे वेग को बच्चों क्रांतिक वेग बोलते हैं। अगर किसी भी बिंदु तक आपको ये पूछ ले कि यहां तक पहुंचने के लिए उसे यहां कितने वेग से चलाना पड़ेगा, आप कहोगे जब यहां उसका वेग कुछ ना कुछ होगा तो वो आगे भी जाएगा। तो मैं यही आपको समझना है कि ये बहुत बहुत खतरनाक नहीं बोल रहा हूं, बहुत मजेदार चीज है ये, ठीक है। आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया बच्चों कि हमें वृत्तीय गति में क्या क्या पूछ सकता है। आपने कहा ठीक है, हमने सीख लिया कि ये पूछ सकता है। ये बिंदु हमारा डी है। अब ये 2 चीजें कौन सी है जिसकी सहायता से हम कुछ भी पूछे हम निकाल देंगे। मैंने कहा बच्चों वे 2 चीजें हैं। पहली चीज है वृत्तीय गति की समीकरण लिखना। अच्छा जी, पहली लिख लेना, वृत्तीय गति की समीकरण लिखना। दूसरा, आपको आना चाहिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। हमने कहा कि ये तो अभी पढ़ा आता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय नहीं आता तो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण आना चाहिए। दोनों चीजों में से मैं कोई एक चीज लगा लूंगा, या तो कार्य ऊर्जा प्रमेय या यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। अगर आपको ये आता है, वृत्तीय गति की समीकरण लिखनी आती है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप वृत्तीय गति के किसी भी सवाल में नहीं फंसेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे कई बार ऐसा भी कर देते हैं कि भाई इसमें और मिक्स कर देते हैं, जैसे जेईई मेंस एडवांस में इनमें घर्षण बल भी दे देंगे, कुछ और दे देंगे, तो उनको थोड़ी प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बात समझ आ गई है। तो शुरू करते हैं। हम पहला पॉइंट बनाएंगे बच्चों, वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर डोरी में तनाव। सबसे पहला काम यह है कि हमें अगर वो कहीं भी तनाव पूछ ले डोरी में तो हम बता पाए। आपने कहा तनाव कैसे लिखा जाए। मैंने कहा बच्चों इस काम के लिए हमें वृत्तीय गति की समीकरण लिखनी आनी चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे, या जिन बच्चों को पता है पहले से, एक बार बताने से उनको समझ आ जाएगा कि बस आप ये देखो कि त्रिज्या के अनुदिश कौन कौन से बल हैं। आपने कहा ये त्रिज्या है, एक बल अंदर की तरफ लग रहा है तनाव, बाहर की तरफ लग रहा है mg cos थीटा। तो मैंने पूछा कुल बल बताओ केंद्र की तरफ कितना है। आपने कहा t - mg cos थीटा, केंद्र की तरफ t,
विपरीत दूर कितना है mg cos थीटा, तो मुझे पूछा कि केंद्र की तरफ कितना है, तो आपने कहा t माइनस mg cos थीटा। और बच्चों वृत्तीय गति करते हुए कण को चाहिए होता है अभिकेंद्र बल, और अभिकेंद्र बल कहां से मिलता है, जो केंद्र की ओर लगने वाला कुल बल होता है। केंद्र की तरफ कितना बल लग रहा है कुल, आपने कहा t माइनस mg cos थीटा, और यही बल अभिकेंद्र बल बनेगा। तो हमने कहा बिंदु P पर, बिंदु P पर आप कहोगे आप तो किसी भी बिंदु की बात कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ P भी तो कोई भी बिंदु है, ये थीटा बदलता जाएगा, P बिंदु की स्थिति बदलती जाएगी। मैं कहूँगा अगर थीटा को 90 कर दूं तो ये B पे पहुंच जाएगा, 180 कर दूं तो C पे पहुंच जाएगा। तो P कोई भी बिंदु है, एक जनरल पॉइंट है ये। थीटा बदलते जाओ P की स्थिति बदलती जाएगी। थीटा को 0 कर दो तो P यहाँ आ जाएगा, 90 कर दो तो यहाँ आ जाएगा। आपने कहा बिंदु P पर वृत्तीय गति की समीकरण लिख दो। आपने कहा वृत्तीय गति की समीकरण, केंद्र की तरफ बल लग रहा है t माइनस mg cos थीटा, t माइनस mg cos थीटा बराबर अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल होता है बच्चों mv स्क्वायर बटे r। r क्या होता है, त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या का काम कर रही है डोरी की लंबाई, तो हमने l निकाल लिया। आप कहोगे t बराबर mv स्क्वायर बटे l प्लस mg cos थीटा। मैंने इसको बॉक्स में बंद करा, इसको समीकरण 1 बनाया, और आप भी बच्चों साथ साथ इसको लिखते जाना, क्योंकि सीखने वाली बहुत चीजें हैं, तो साथ साथ सीखते चलेंगे। आपने कहा कि हमने P बिंदु पे जो तनाव निकाला वो आया है mv स्क्वायर बटे l प्लस mg cos थीटा। हमें ये बता दिया जाएगा कि बिंदु P कहाँ है, कितने कोण पर है, तो मैं थीटा का मान रख दूंगा। द्रव्यमान मुझे दे के रखेगा, g का मान हम रख लेंगे 10 या 9.8। m भी पता होगा, डोरी की लंबाई भी पता होगी। दिक्कत सिर्फ v की है कि v क्या है। आप कहोगे v कण का वेग है। मैंने कहा कहाँ, उसी बिंदु पे जिस बिंदु पे तनाव निकाल रहे हैं। मैंने कहा बिंदु P पे हम तनाव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो V भी बिंदु P का ही लेना है। मतलब V का है कण का वेग, और कण अभी कहाँ है, P का। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं B पर क्या निकाल लूंगा, तनाव, तो मुझे कण का वेग भी B का लेना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, ये T किसी भी बिंदु पर रस्सी में तनाव है, तो V भी उसी बिंदु पर कण का वेग लेना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये समीकरण आपको लिखनी आनी चाहिए। ये पहला काम हमने किया, वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पे डोरी में तनाव। आपने कहा है ठीक है। अब मैं अगर A बिंदु पे तनाव पूछूं, A बिंदु पर बताना मुझे, बिंदु A पर तनाव, किस में तनाव, ये समझ जाना बच्चों की डोरी में, रस्सी में ही तनाव होगा। तो कभी तुम ये सोच लो पता नहीं किस चीज में तनाव है, कभी कण में तनाव आ गया, ना ना ना, ये रस्सी में तनाव की बात है। तो अगर मैं एक ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो टी के पैरों में मैं ए लिख लूंगा। आपने कहा ठीक है। एम, वी कहाँ का लेना है, वी भी ए बिंदु का लेना है, तो पैरों में ए लिख दूंगा बटे एल प्लस एम जी कोस। ये थीटा क्या है, थीटा है रस्सी के द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण। जब कण बिंदु A पर है तो क्या रस्सी ऐसे होगी, आपने कहा हाँ, और ऐसे होगी तो थीटा होगा 0, और थीटा 0 हुआ तो कोस 0 का मान होता है 1। तो यहां से तनाव आ गया बच्चों एम वी स्क्वायर बटे एल प्लस एम जी। ध्यान से देखते रहना इसको, ठीक है। यह क्या, टी ए बराबर आ गया एम वी स्क्वायर बटे एल प्लस एम जी। आपने कहा ठीक है, तो आसान है। मैंने कहा ऐसे ही क्या आप बी का तनाव निकाल देंगे, आपने कहा हाँ निकाल देंगे। फिर यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, और जब कण बी यहाँ पहुंचेगा, बी पे पहुंचेगा, तो रस्सी ऐसे हो चुकी होगी और ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। कोस 90 का मान हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा एम वी बी स्क्वायर बटे एल, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, मैं लिख देता हूं, आप इसको हटा लेना भाई, मतलब लिख लेना इसको। बिंदु बी पर डोरी में तनाव, डोरी में तनाव, मेरे तो याद है, आपके भी याद हो जाएगा प्रैक्टिस से, कि अभी यहाँ जो तनाव आया था उसका सूत्र था एम वी स्क्वायर बटे एल प्लस एम जी कोस थीटा। रटने की जरूरत नहीं है, मैंने तो यहाँ से देखो t विपरीत दिशा में है, एम जी कोस थीटा, तो t माइनस एम जी कोस थीटा आ गया बराबर एम वी स्क्वायर बटे एल लगा, ये माइनस एम जी कोस थीटा इधर आके प्लस हो गया। मैं बात कर रहा हूँ बी बिंदु की, तो पैरों में बी लिख देता हूँ। v भी कहाँ का लेंगे, b का बटे एल प्लस एम जी कोस
बी बिंदु पे थीटा कितना हो गया, जैसे जैसे ऐसे चलता जाएगा थीटा बढ़ता जाएगा, यहाँ जाके थीटा 90 हो जाएगा, या जाएगा कोस 90। कोस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा mv²/l। ये बी का तनाव आया। ऐसे ही मैं बच्चों सी का तनाव भी बता सकता हूँ आपको। आप कहोगे ऐसे कितने तनाव लिखेंगे, मैंने कहा हमें 3 बिंदुओं के बारे में भी पता है, मुझे ए का पता है, मुझे बी का पता है, मुझे सी का पता है, बाकी वो कहीं का भी दे देगा, कोण दे देगा, तो आप कोण का मान लिख देना और वहाँ का वेग लिखेंगे। तो मैंने कहा बिंदु सी पे बताओ तनाव, बिंदु सी पर डोरी में तनाव। आपने कहा जैसे ही सी पे पहुंचेंगे थीटा का मान 180 हो जाएगा, कोण यहाँ से माप रहे हैं, ये हुआ था 90, ये हो जाएगा 180। कोस 180 का मान होता है बच्चों -1, तो टी का मान आ जाएगा, टी नीचे लिखेंगे सी की बात कर रहे हैं, ये आ जाएगा mv²/l, और ये कोस 180 माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस बचा mg, ये आ गया mg। ये बच्चों मैंने आपको सिखाया किसी भी बिंदु पर डोरी में तनाव निकालना। तो कहीं लिख लेना कि किसी भी बिंदु पे अगर डोरी में तनाव निकालना है तो उसी बिंदु का वेग हमें चाहिएगा, और हम वहाँ वृत्तीय गति का समीकरण लगा देंगे कि कितना बल लग रहा है केंद्र की तरफ, उसको किसके बराबर रखेंगे, अभिकेंद्र बल के बराबर हम रख देंगे। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा अब कि अगर मुझे ये वेग ही ना पता हो तो मैं तनाव कैसे निकाल लूंगा। मान लो यहाँ VC है, अगर मुझे यही नहीं पता कि यहाँ वेग कितना है, मैंने कहा अभी ये भी बात है भाई आपकी, आपको ये नहीं कहा कि मुझे अगर यहाँ का वेग ही नहीं पता है तो मैं कैसे तनाव निकाल लूंगा, तनाव निकालने के लिए वेग भी तो चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो सबसे पहले बच्चों आओ अब वेग निकाल लेते हैं किसी भी बिंदु पर, वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर कण का वेग। पर कण का वेग। आपने कहा अब आएगा मजा, लेकिन बच्चों उसके लिए हमें इस बिंदु की सहायता लेनी पड़ेगी ए की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ए, सबसे नीचे का। अब हमें ये कह दिया गया कि कण बिंदु ए पर वीए वेग से चल रहा था, मतलब जब कण यहां था तो उसकी चाल वीए थी। आपने कहा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जब वो पी पे होगा तो उसका वेग कितना होगा। क्या बात हुई, ए पे वेग कितना है वी, ये देख रखेगा मैं, तो पी पे बताओ कितना वेग होगा। आपने कहा ऐसा कर लेते हैं कि इस बिंदु को मान ले, ये है ए और ये है पी, तो ए और पी के बीच ना यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत लगा देते हैं। बच्चों मैं कार्य ऊर्जा पर में भी लगा सकता हूँ, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी लगा सकता हूँ, मेरे लिए आसान दोनों है, आप भी कोई सा भी लगा सकते हैं। मैं आपको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से समझा देता हूँ। चलो कार्य ऊर्जा पर में से करेंगे। ए व पी के बीच, ए व पी के बीच कार्य ऊर्जा पर में से, कार्य ऊर्जा पर में से, मैंने कहा लगाओ। क्या कहते हैं कार्य ऊर्जा पर में, कि किसी कण पर सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य। मुझे बताओ ना कितने बल हैं इस पे। आपने कहा 2 बल हैं भैया, एक mg है एक t है। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब जो कण पे जो कार्य किया जाएगा तनाव के द्वारा प्लस जो कार्य किया जाएगा mg के द्वारा, वो किसके बराबर होगा, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। कार्य ऊर्जा पर में सबको आनी चाहिए, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। सभी बलों के द्वारा, 2 ही तो बल हैं, 2 बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर। ये अंतिम गतिज ऊर्जा है, ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। हमने कहा ठीक है, प्रारंभिक मतलब ए पर, अंतिम मतलब पी पर। पहले इसी को निपटा लेते हैं। अंतिम मतलब पी पर 1/2 गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। पी पे कितनी है, पी पे वेग है v, 1/2 mv²। ये इनिशियल मतलब शुरू में कहाँ था, ए पर, ए पे कितना है, ए पे v है, तो 1/2 mva² आ गया। आपने कहा ठीक है। ये बताओ कार्य का सूत्र क्या होता है बच्चों, fs cos थीटा। f कौन है यहाँ, तनाव। अगर आप देखो कि वस्तु जैसे जैसे चल रही है, मैंने ए से पी तक की बात की, तो ए से पी तक का तनाव विस्थापन कुछ भी हो, विस्थापन हम ये तनाव हमेशा, सॉरी ध्यान से सुनेंगे, तनाव हमेशा विस्थापन के लंबवत है। ये विस्थापन है, देखो विस्थापन किस दिशा में होता है,
कॉन्सेप्ट इतने हैं बच्चों कि सब याद रखना तुम्हारे लिए मुश्किल है अभी, इसलिए मैं बार बार बताता जाता हूँ कि विस्थापन उसी दिशा में होता है वस्तु का, वेग जिस दिशा में होता है। मैं अगर इस तरफ चल रहा हूँ तो मेरा वेग भी इस दिशा में होगा, विस्थापन भी इसी दिशा में होगा। तो वेग ऐसे है तो विस्थापन भी ऐसे होगा। और आप समझ रहे हो कि एंगल थीटा है 90 डिग्री है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा कोण 90 डिग्री होता है। और जैसे ही मैं यहाँ एफ एस कोस थीटा में थीटा का मान 90 रखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि तनाव के द्वारा किया गया कार्य तो शून्य है। भाई तनाव ऐसे लग रहा है, आपने कहा ठीक है। विस्थापन ऐसे है, आपने कहा ठीक है। और ये कोण 90 डिग्री है। बल कार्य का सूत्र होता है एफ एस कोस थीटा, थीटा का मान 90 रखा, कोस 90 0, तो मुझे पता चला तनाव ने तो कोई कार्य नहीं किया। दिक्कत है mg की, दिक्कत नहीं है, mg निकालना है, mg का कार्य निकालना है। mg कहाँ लग रहा है? नीचे, तो विस्थापन या तो नीचे देख लो या ऊपर देख लो। वैसे तो सच में तो ऐसे चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि mg का बल नीचे है तो मैं सिर्फ इस दिशा की बात कर सकता हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि कण ऐसे ना चल के हमें सिर्फ विस्थापन ऐसे देखना है, कण कहीं भी गया मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे विस्थापन बल की दिशा में या बल के विपरीत दिशा में देखना है। क्या mg नीचे है? आपने कहा हाँ, तो मुझे ये बता दो ना ये कण ऊपर कितना गया। तो आपने कहा कि भैया कण इतना ऊपर गया। मैंने कहा ये कितना है। अब बच्चों ये जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा प्यार से देखेंगे और समझ लेंगे एक बार में। मुझे बस आप ये बता देना कि ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक। आपने कहा ये धागा ही तो है और धागे की लंबाई L है, तो यहाँ से O से लेके यहाँ तक ये L लंबाई है। मैंने कहा हाँ। O से P तक कितना है? आपने कहा L है। अगर मैं ये कहूँ कि ये L है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? तो कुछ बच्चों को पसीना आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? क्योंकि उनको पता नहीं है कैसे निकाल लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को पता है उन्हें बता देंगे कि एक त्रिभुज बन रहा है, ये थीटा है, थीटा के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है, ये आधार है। मुझे आधार पता करना है इस त्रिभुज का, मुझे कर्ण पता है। आधार बटे कर्ण होता है कोस थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। आधार मुझे निकालना है, कर्ण मुझे पता है कितना है L, तो जैसे ही ये L उधर जाएगा तो ये आधार कितना आ जाएगा? L कोस थीटा। जिसको नहीं समझ आया वो थोड़ा सा आराम से करके इसको देख लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये L है, ये थीटा है, तो ये L कोस थीटा बनेगा। पूरा है L, ये है L कोस थीटा, तो ये कितना है? आप कहोगे पूरा L है, L में से ये घटा दो L माइनस L कोस थीटा, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये इतना, ये L माइनस L कोस थीटा है। और अगर मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा L कॉमन लेके 1 माइनस कोस थीटा। आपने कहा हमें समझ आ गया कि ये पूरी लंबाई L है, ये इतना L कोस थीटा है, तो ये बचा हुआ आएगा L माइनस L कोस थीटा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब कण A से P तक गया है तो मुझे इससे मतलब ना हो कि मुझे इसकी ऊंचाई से मतलब है, तो मैं कहूंगा ऊपर कितना गया है? L 1 माइनस कोस थीटा। मतलब कण का विस्थापन L इंटू 1 माइनस कोस थीटा है। तो कार्य का सूत्र होता है बच्चों एफ एस कोस थीटा। F यहाँ कौन है? आप कहोगे mg है। विस्थापन कितना है? L 1 माइनस कोस थीटा है। मुझे ये बता दो कि बल कहाँ है? आप कहोगे बल mg नीचे है। कण गया कहाँ है? ऊपर गया है, मतलब दिशा विपरीत है, कोस 180 होगा। कोस 180 होने का मतलब -1। ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो थीटा मैं ले रहा हूँ ये थीटा ये वाला थीटा है। कभी आप कहो कि यहाँ थीटा 180 रख दो क्योंकि बल नीचे है, विस्थापन ऊपर है। अब मैं बोल रहा हूँ एफ एस कोस थीटा, तो वो थीटा ये मत समझ लेना आप। चलो मैं उसको एफ एस कोस अल्फा बोल देता हूँ। अब बताओ अल्फा क्या है? आप कहोगे अल्फा एफ और एस के बीच का कोण है। एफ बल नीचे है, विस्थापन ऊपर है, तो अल्फा 180 होगा, कोस 180 -1 होता है। हमने कहा ठीक है, मुझे चाहिए ये 1/2। अच्छा मुझे बताओ यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ से m कॉमन लेके इस m को खत्म कर दूँ। आपने कहा खत्म कर दो। यहाँ बचा v²/2, मैं इसको वहीं रख रहा हूँ, इसको मैं इधर लेकर आया, माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, m चला गया है तो ये बचेगा va²/2। ये माइनस है, इसको माइनस लिखा, m चला गया है, ये आ गया gl इंटू 1 माइनस कोस थीटा। आपने कहा 2 एलसीएम लेके इसको इधर कर देंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा v² बराबर va², ये 2 यहाँ जाएगा, -2gl 1 माइनस कोस थीटा।
और अगर मैं यहाँ से v निकाल लूँ तो ये आ जाएगा अंडर रूट VA² माइनस 2GL 1 माइनस कोस थीटा। ये क्या निकाला हमने? ये हमने निकाला है बच्चों वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर कण का वेग। हमने p पे वेग निकाला है। p पे वेग कितना था? v था। तो v का मान आया है अंडर रूट VA² माइनस 2GL 1 माइनस कोस थीटा। जैसे ही आपको अब किसी बिंदु पे पूछे, मान लो b पे पूछ ले, अब तो आप कहोगे b पे कोण कितना है? 90। तो यहाँ 90 रख देंगे, कोस 90 0 होता है, तो यह आ जाएगा VA² माइनस 2GL। लेकिन मुझे उसके लिए इस पॉइंट का वेग चाहिए कि जब कण हमारा a बिंदु पे था तो उसका वेग कितना था। बिना इसकी सहायता से हम नहीं कर सकते बच्चों। एक तो बात बताओ, अगर मुझे डेटा ही नहीं पता होगा कुछ, तो क्या मैं अपने आप ही सब कुछ निकाल लूंगा? कुछ तो पता होगा ना, कुछ तो मुझे दे रखा होगा। मुझे ये दे रखा होगा कि यहाँ वेग इतना है तो यहाँ बता दो, तो मैं क्या करूंगा? दोनों बिंदुओं के बीच कार्य ऊर्जा पर मैं लगा दूंगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया वो भी बता दो ना कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से कैसा होगा। आप इसको ध्यान से रखना, ये फॉर्मूला मैं इसको यहाँ से ऐसा कर रहा हूँ, ये शायद आपको दिख रहा होगा, इधर मैं इधर कर रहा हूँ। अगर बच्चों ये आपको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण से करना है तो वो भी बहुत आसान है। तब भी ए और बी की पी की बात करेंगे, ए व पी के बीच यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लगाने पर। तो मुझे आप ए और पी के बारे में बता दो। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है कि सारी जगह यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। इसका मतलब ए पर गतिज ऊर्जा प्लस ए पर स्थितिज ऊर्जा बराबर पी पर गतिज ऊर्जा प्लस पी पर स्थितिज ऊर्जा, ऐसे लिखा था लास्ट वीडियो में ही पढ़ा हमने। ए पर गतिज ऊर्जा कितनी है? ए पर आप कहोगे 1/2 mv²। v का मान यहाँ va है तो मैंने va लिख दिया, तो यह आ गया 1/2 mv²। आपने कहा स्थितिज ऊर्जा बताओ। मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा को अपनी मर्जी से कहीं भी 0 मान लेंगे, तो मैंने ए बिंदु पर ही स्थितिज ऊर्जा को 0 मान लिया, तो ए की स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई? 0। पी पे स्थित गतिज ऊर्जा कितनी है? आप कहोगे 1/2 mv²। पी पे वेग कितना है? पी पर वेग है v, तो यहाँ जाएगा 1/2 mv²। गतिज स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? आपने कहा जब यहाँ 0 मानना है तो ऊपर जाने पे तो प्लस mgh होगा, तो हमने कहा mgh, लेकिन वो h कितना है? वो ऊंचाई है l × 1 माइनस कोस थीटा, तो यह जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान से अगर देखो बच्चों आप, तो ये जो समीकरण है देखना ध्यान से, ये यहाँ 1/2 mv² 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये यही हो जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mv², और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस mgl 1 माइनस कोस थीटा। तो चाहे आप कार्य ऊर्जा पर में लगाओ, चाहे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस पर रुके रहो। ये हमेशा नहीं लगेगा। जैसे ही इस क्वेश्चन में घर्षण आ गया ना, मान लो ये कह दिया कि ये यहाँ घर्षण भी है, तो आप यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नहीं लगा पाओगे, लेकिन कार्य ऊर्जा पर में तब भी लगेगी, क्योंकि तब मैं यहाँ घर्षण के द्वारा किए गए कार्य को भी शामिल कर लूंगा। जबकि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण ये कहता है कि घर्षण बल जैसा कोई असंरक्षी बल नहीं होना चाहिए, तभी हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण लगा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको अच्छे से आता भी है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, तब भी आप यहाँ कार्य ऊर्जा पर में पे ही टिके रहो। ये आ गया बच्चों। मैं इस फॉर्मूला को भी याद रखूंगा। क्यों? आप कहोगे भैया फिर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? मैंने कहा न्यूमेरिकल हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। मैं हर जगह कार्य ऊर्जा पर मैं लगवा दूंगा आपसे, 2 मिनट भी लगती है, 1 मिनट लगती है, बस फॉर्मूला याद क्यों करें हम? क्या अब आप किसी भी बिंदु पे, अगर आपको ए बिंदु पे वेग दिया है तो क्या किसी भी बिंदु पे वेग निकाल लोगे? आपने कहा हाँ। क्या किसी बिंदु पे भी तनाव निकाल लोगे? हमने कहा हाँ। ठीक है। अब बच्चों एक काम करते हैं, जो हमने बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी पे तनाव निकाले थे ना, उन सबको दोबारा फिर निकालते हैं। क्यों, दिमाग खराब हो गया क्या हमारा? मैंने कहा नहीं, दिमाग खराब नहीं हुआ है, कि मैं ये देखना चाहता हूं कि ए, बी और सी में सबसे ज्यादा तनाव कहाँ है। आपने कहा फिर देख लो उनसे ही। मैंने कहा उनसे नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जब वो मैंने तनाव लिखा था ए का, तो मैंने वेग भी ए का लिखा था। मैंने बी पे तनाव लिखा था तो मैंने वेग भी बी का लिखा था। मैंने जब तनाव लिखा सी का तो मैंने वेग भी सी का लिखा था। तो क्या ये वेग लगातार बदलता जा रहा है? आपने कहा सबसे ज्यादा वेग यहाँ है, फिर सबसे कम यहाँ है सी पे, और यहाँ से यहाँ वेग घटता जा रहा है। तो वेग लगातार बदल रहा है तो तनाव भी लगातार बदलेगा। हाँ, तो मैं ये पता करना चाहता हूँ बच्चों कि ए, बी और सी में सबसे ज्यादा तनाव कहाँ है? ए पर है, बी पे है, सी पे, और सबसे कम तनाव कहाँ है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
तीनों बिंदु पे जल्दी से पहुंचना पड़ेगा। इसको हटा रहा हूं बच्चों, मैं इसको नोट कर लेना। और अगर आपने तनाव वाला पॉइंट वो नोट कर रखा हो, इसको मैं लिख के रख देता हूं, तो ठीक है। अब पहुंचते हैं फिर से बिंदु ए पर तनाव। किसमें तनाव? रस्सी में। भाई ये ध्यान रखना कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बिंदु ए पर तनाव, तो ये मैं सोचना कि ए पे तनाव आ रहा है, रस्सी में तनाव आ रहा है। जब रस्सी ए पर है तो उसमें तनाव कितना है? आपने कहा भैया घबराने की जरूरत नहीं है, सभी रुको, ए पे रुक जाओ, ए पे आ जाओगे। हाँ, मैंने कहा फॉर्मूला याद करने की जरूरत है ही नहीं बच्चों। जब ये ए बिंदु है तो यहाँ नीचे लग रहा होगा mg, आपने कहा हाँ। ऊपर लग रहा होगा तनाव, देखो ऊपर लग रहा होगा तनाव, और यहाँ वेग है va, आपने कहा बढ़िया। तो मुझे बता दो ना केंद्र की तरफ कितना बल लग रहा है। वृत्तीय गति का समीकरण लिखेंगे, केंद्र की तरफ बल होगा t माइनस mg, आपने कहा t माइनस mg, और यही तो अभी केंद्र बल बने। भाई तनाव रस्सी में ऊपर ही तो होगा, ये देखो नीचे लगेगा कौन? mg। मैं यहाँ नहीं करना चाहता, डायग्राम खराब नहीं करना चाहता, तो इसलिए अलग बना दिया। ऐसे घूम रहा है ये, केंद्र यहाँ है, केंद्र की तरफ बलेगा t माइनस mg, और यही बनेगा हमारा अभी केंद्र बल mv स्क्वायर बटे l, जहाँ v कितना होगा? va स्क्वायर। तो मुझे बता दो यहाँ t कितना आ गया? आपने कहा mva स्क्वायर बटे l, उधर जाके हो गया प्लस mg। कहाँ का तनाव है ये? a का। मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे। तो आपने क्यों लिखा था? मैंने कहा वैसे ही लिख दिया था, मैं तो हटा रहा हूँ इसको, मुझे जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला याद करने की। आपने कहा अच्छा अब आप किस पे तनाव निकाल लो? बिंदु बी पर। बिंदु बी पर डोरी में तनाव, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ तनाव, आप पूरा लिख लेना, डोरी में तनाव। आपने कहा बिंदु बी पे पहुंच सकते हैं, बिंदु बी हो रहा ये है बिंदु बी, नीचे कितना? mg। आपने कहा ठीक है, बिंदु बी पे नीचे mg, अंदर कितना लगेगा? तनाव कितना? t। ऊपर वेग कितना है? आप कहोगे बिंदु बी पे वेग मान लेते हैं ऊपर की तरफ, कितना वेग है? vb। आपने कहा ठीक है। केंद्र की तरफ कितना बल है? आपने कहा केंद्र की तरफ अब केवल t है, इधर mg का कोई हिस्सा नहीं आने वाला, तो केवल ये तनाव ही अभी केंद्र बल बनाएगा। तो बिंदु b पे जो तनाव होगा tb, वो होगा mv स्क्वायर बटे r के बराबर, जहां r l है और v हमारा vb है। ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो पहले तो यहीं से सोच के कि सबसे पहले वेग सबसे ज्यादा कहां था? तो आपने कहा था कि सबसे ज्यादा वेग इस बिंदु पे होता है, वेग घटता जाता है, बी पे कम हो जाता है और कम होता जाता है। सबसे कम वेग कितना हो जाता है? सी पे जाके हो जाता है। कितना? वो बाद में निकाल लेंगे हम। हमने कहा ठीक है, क्योंकि वेग लगातार घट रहा है तो ये सबसे ज्यादा है। हाँ, तो ये चीज सबसे ज्यादा की, और प्लस में उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये ए का तनाव ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होकर सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि यहाँ दो चीजें लिखी हैं, दोनों प्लस हैं। ये m यहाँ भी है, l यहाँ भी है, mg यहाँ नहीं है, ये va है, यहाँ vb है। मुझे बताओ va और vb में कौन ज्यादा है? आपने कहा va ज्यादा है, vb कम होगा, तो इसका मतलब ये चीज ज्यादा है इससे। हाँ, साथ में इसमें कुछ और जुड़ गया, तो इसका मतलब ये चीज जो डोरी में तनाव है बिंदु ए पर, वो ज्यादा है किससे? बी से। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, मैं इस vb को हटा के मैं va भी ला सकता हूं यहाँ, अगर मैं लाना चाहूँ। उसके लिए मुझे ए और बी के बीच, मुझे पता है बच्चों, हो सकता है देखते देखते आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि बहुत भारी हो रहा है, लेकिन रिलैक्स रहना, थोड़ा जहां भी लगे कि अब समझ नहीं आ रहा वहीं रुक जाना थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ा अपने दिमाग को शांत करना कि अब हम आगे शुरू करेंगे पढ़ना। ठीक है। मैंने कहा कि मैं इस तनाव को वेग के रूप में तो लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं वो वेग ए बिंदु का चाहता हूं, ना कि बी बिंदु का। जैसे यहां इसमें ए बिंदु का वेग है तो मैं यहां भी ए बिंदु का वेग ही चाहता हूं। तो मैंने कहा छोड़ो ना, क्या दिक्कत है? ए और बी के बीच आप कार्य ऊर्जा पर में लगा दो। क्या कहता है कार्य ऊर्जा पर में? सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य उनकी स्थित गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। दो बल है, पहला तनाव है, दूसरा mg। तनाव कोई काम नहीं कर रहा है, रट लेंगे कि यहाँ तनाव कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि तनाव हमेशा विस्थापन के लंबवत होगा, थीटा 90 होगा, कोस 90 0 हो जाएगा। आपने कहा ठीक। मैंने कहा इसका मतलब मुझे तनाव की बात नहीं करनी, मुझे mg की बात करनी है। मुझे बता दो, जब कण यहाँ से यहाँ गया तो एक पिंड कितना ऊपर गया? आपने कहा भैया ये तो त्रिज्या के बराबर ऊपर चला गया जब यहाँ गया। मुझे ऐसे नहीं देखना, मैं चाहता हूँ ऐसे देखें हम। आपने कहा बल नीचे है, विस्थापन ऊपर है, तो थीटा तो 180 है, ये वाला थीटा नहीं, mg और विस्थापन के बीच, जिसको अल्फा बोल देंगे हम।
वो तो 180 आएगा, तो माइनस आ जाएगा। तो मैंने कहा जो कार्य होगा किसका, mg का, वो होगा k फाइनल माइनस k इनिशियल। फाइनल कहाँ का, हम b की बात कर रहे हैं, b की। इनिशियल कहाँ का, शुरू में कहाँ था, a पर। ठीक है, मैंने कहा बताओ mg ने कितना काम किया, आप कहोगे mg बल नीचे था, विस्थापन ऊपर है, कितना l, यहाँ से यहाँ टोटल कितना है l, और क्योंकि विपरीत दिशा में है तो माइनस आएगा। kb गतिज ऊर्जा b पर 1/2 mvb स्क्वायर, a पे गतिज ऊर्जा 1/2 mva स्क्वायर। m से m गया, तीनों जगह m खत्म हो गया। मुझे चाहिए mvb स्क्वायर, mvb स्क्वायर चाहिए, तो mvb स्क्वायर इधर आएगा, ये इधर आके हो जाएगा प्लस, m काटते नहीं बच्चों, m तो चाहिए ही हमें, m काटने का जो मुझे m की ज़रूरत है इसलिए मैं m काटूंगा नहीं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा प्लस 1/2 mva स्क्वायर माइनस mgl। आपने कहा ठीक है। अब मुझे mvb स्क्वायर की वैल्यू पता है, डिवाइड में l भी है, तो मैं पहले ही यहाँ l से भाग कर देता हूँ। लो, जैसे ही मैंने भाग किया तो ये जो TB निकल के आया ना, TB, ध्यान से देखो, ये mvb स्क्वायर बटे l का मान आ जाएगा 1/2 mva स्क्वायर बटे l माइनस l से l गया तो ये आ जाएगा माइनस mg। देखो मज़ेदार बात, मैं अब इस सारे को हटा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ साफ सुथरा सा आपके लिए रह जाए भाई। यहाँ सब देखो आप ध्यान से कि हमारा B पे तनाव कितना आ रहा है, A पे तनाव कितना था, mv स्क्वायर बटे l प्लस mg, यहाँ कितना है B पे 1/2 mva स्क्वायर बटे l माइनस mg। ठीक है, देखो ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है, यहाँ प्लस mg है, यहाँ माइनस mg है, और ये बटे 2 होके ये पहले ही आधा हो गया, मतलब TA ज़्यादा है TB कम है, मतलब यहाँ तनाव डोरी यहाँ ज़्यादा टाइट होगी, ऊपर जाते जाते तनाव घटता जाएगा और B पे तनाव कम हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? आपने कहा समझ तो आ रहा है, लेकिन बस ये ना पूछो कि दही जम गई, दही जम गई मतलब दही बन गया दिमाग का। हमने कहा अच्छा सी पे बात कर लेते हैं, सी पे बात कर लेते हैं। बिंदु सी पर तनाव, आपने कहा बिंदु सी के लिए बना लेते हैं, इसको हाथ में ही रखना पड़ेगा। आपने कहा सी बिंदु ये है, सी पे नीचे लग रहा है mg, हाँ नीचे लगेगा, लेकिन तनाव भी अब देखो यहाँ है ना, तो तनाव भी नीचे ही आएगा, तो ये आ गया, हाँ, और ये वेग होगा क्योंकि वस्तु तो ऐसे चल रही है, कितने वेग से, vc से, तो आ जाएगा vc। तो b जो सी बिंदु है, सी बिंदु पर तनाव t कहाँ का, सी बिंदु का, प्लस mg, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, अभिकेंद्र बल mv स्क्वायर बटे l, जहाँ v है vc। आपने कहा ठीक, तो यहाँ से जो tc आएगा वो आएगा बच्चों mvc स्क्वायर बटे l माइनस mg। आप देखो ध्यान से, ये आ गया। आपने कहा मैं चाहता हूं कि इस vc को हटा के मैं v ही ले आऊं, जिससे सब में v आ जाए, मैं तुलना आसानी से कर पाऊं। मैंने कहा फिर ऐसा करो ना, a और c के बीच कार्य ऊर्जा पर में लगा दो। क्या कहती है कार्य ऊर्जा पर में, कि सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य, अरे एक ही तो बल, दो बल है, तनाव कार्य कर नहीं रहा है, तो mg कितना काम करेगा, mg नीचे है, कण यहाँ से यहाँ चला गया, ये l और ये l, तो यह आ जाएगा 2l। दिशा विपरीत है तो माइनस आएगा, बराबर अंतिम गति ऊर्जा, कहाँ की गति ऊर्जा, c की, 1/2 mvc स्क्वायर माइनस प्रारंभिक कहाँ की, a की, 1/2 mva स्क्वायर। यहाँ से मुझे चाहिए mvc स्क्वायर, मैं ऐसा करूँगा, इसको पूरे को इधर लेता जाऊँगा, ले जाऊँ, तो यहाँ से 1/2 mvc स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर आके प्लस हो गया 1/2 mva स्क्वायर माइनस 2 mgl, ये आ गया 2 mgl। मुझे चाहिए mvc स्क्वायर, 2 LCM लूँगा तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा mvc स्क्वायर mva स्क्वायर, LCM लेने पे 2 यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 mgl। भाग किससे करना है, L से, तो L से भाग किया तो L से L गया, तो यहाँ से यह आ जाएगा TC बराबर m, इसकी वैल्यू आ गई है mva स्क्वायर बटे L
माइनस 4mg, 1 mg पहले से है, माइनस mg, तो बच्चों ये आ जाएगा कितना, माइनस 5mg। तो TC का मान यहाँ से कितना आ गया है, mva²/L माइनस 5mg। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। मैंने यहाँ से आपको क्या समझाने की कोशिश की बच्चों, मैंने आपको यहाँ से समझाने की कोशिश की कि A से B, B से C जाते हुए डोरी में तनाव भी कम हो जाता है। A पे तनाव है देखो mva²/L प्लस mg, B पे तनाव है mva²/2L माइनस mg, C पे तनाव है mva²/L माइनस 5mg। मुझे बच्चों थोड़ा सा डाउट यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा, इसलिए मैं एक बार इसको करके देखूंगा कि B पे तनाव कितना है। ठीक है, B पे तनाव, B पे तनाव के लिए क्या करेंगे, नीचे mg, अंदर लगेगा T, तो T ही क्या बनने वाला है हमारा अभिकेंद्र बल mv²/L। ये B बिंदु की बात हो रही है तो वेग भी B का, ये कहाँ से निकाल लूंगा मैं, ये कार्य ऊर्जा पर में लगा दूंगा, कहाँ के बीच, A और B के बीच। A और B के बीच जो कार्य ऊर्जा पर में होगी, बल है mg, कण ऊपर कितना गया है L, दिशा विपरीत है, माइनस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, पहले लिखेंगे B का 1/2 mvb², 1/2 mva²। A और B के बीच लगाना, A और B के बीच। मैंने कहा ठीक, मुझे चाहिए mvb², तो मैं क्या किया, एलसीएम लिया, इस 2 को इधर ले गया, यह आ जाएगा 2mgl माइनस के, ये 2 चला गया इधर, तो यह आ जाएगा mvb² माइनस mva²। जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ mva² और मैं इसको हटा रहा हूँ इधर से। लेकिन मुझे L से डिवाइड भी करना है, तो मैंने L से किया, L से गया, L से किया, हाँ देखो वही दिक्कत है, जो मेरा डाउट था वो सही निकला। L से गया L, ये mvb²/L ये है, इसका मान इधर कितना आ गया, mva²/L माइनस 2mg। बच्चों जब पिछले वाला लिखा हुआ था तो शायद मैंने कहीं गलती से यहाँ 2 लिख दिया हो, कहीं पता नहीं मुझे कहाँ से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, तो ये 2 नहीं आएगा, वो जो लिखा हुआ है ये आएगा mva²/L माइनस 2mg। आप ध्यान से देख लो, A पे तनाव कितना है, mva²/L प्लस mg, B पे mva²/L माइनस 2mg, C पे कितना है mva²/L माइनस 5mg। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो बनी है ये, कि पहले हम वेग A का निकालें, हर जगह A का वेग क्यों लिख रहे हैं हम। मैं चाहता हूं कि A पे तनाव, B पे तनाव, C पे तनाव, हर किसी में मैं VA लेके आऊं जिससे तुलना करने में आसानी हो। यहाँ ये सब एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ प्लस mg है, यहाँ माइनस 2mg है, यहाँ माइनस 5mg है, मतलब जैसे 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 ऊपर जाते जा रहे हैं तनाव कम होता जा रहा है। 2 ही चीजें हैं, वृत्तीय गति की समीकरण बनाना आना चाहिए अभिकेंद्र बल वाली, और कार्य ऊर्जा पर में लगानी आनी चाहिए। सबसे काम हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप कहोगे कितना आगे बढ़ाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। मैंने कहा अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी तो उसमें बहुत खेल है, इसलिए तो बच्चों इसको यहाँ रखा गया है, क्योंकि बच्चे यहाँ तक आते आते इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वे चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा है मुश्किल है, ये आसान नहीं है, लेकिन आपको इसको आसान बनाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखना पड़ेगा कि अच्छा मैं किसी भी बिंदु पे तनाव निकालना सीख गया हूँ, कैसे निकाल ले तनाव। आप कहोगे वृत्तीय गति की समीकरण बना देंगे कि केंद्र की तरफ बल कितना है, अभिकेंद्र बल बन जाएगा। अच्छा आपने कहा तनाव निकालना सीख गया मैं, लेकिन वो जब तनाव हम वो लिखते हैं तब उस तनाव में वेग उसी बिंदु का आता है जहां तनाव लिख रहे हैं। मैंने कहा बी बिंदु पर डोरी में तनाव कितना होगा, आपने कहा तनाव अंदर की तरफ, mg नीचे की तरफ, ये अंदर की तरफ वाला ही क्या बनेगा अभिकेंद्र बल। इसलिए अभिकेंद्र बल जब मैं mv²/r लिखूंगा तो v यहीं का आएगा। अगर मैं इस vb को हटा के इस va को लाना चाहता हूं तो मुझे इस a और b के बीच कार्य ऊर्जा पर में लगानी पड़ेगी। आपने कहा कार्य ऊर्जा पर में लगाने भी हम सीख गए हैं। मैंने कहा अगर इतना सीख गए तो फिर तो दिक्कत कुछ ही नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा जी, अब और क्या पूछेगा आपसे। अब बच्चों वो आपसे ये पूछेगा, मैं इसको हटा दूं सारे को, आपने किसी भी बिंदु पे तनाव निकालना सीख लिया। आपने कहा ठीक। आपने कहा हमने वेग भी निकालना सीख लिया। हमने कहा ठीक है, इस बिंदु के वेग से हम किसी भी बिंदु पे वेग भी निकाल सकते हैं, तनाव भी निकाल सकते हैं। 2 ही चीजें करनी है, अभिकेंद्र बल का समीकरण बनाओ, दूसरा कार्य ऊर्जा पर में लगाओ, सारे काम हो जाएंगे। अब हमारा काम ये है कि मैं
कि अगर मैं इस ए पी बिंदु के तनाव की बात करूं, देखो ध्यान से, पी बिंदु पे तनाव लिखना है तो तनाव अंदर है, mg cos थीटा बाहर है, तो आप कहोगे t माइनस mg cos थीटा बराबर mv²/L, और यहां से जो तनाव आएगा वो आएगा mv²/L प्लस mg cos थीटा। ये सबसे पहली समीकरण हमने लिखी थी, रटने की जरूरत नहीं है, एकदम से लिख देते हैं, ठीक है। मैंने कहा आपसे ध्यान से देखना, अगर मैं इस बिंदु A से B तक की बात करूं, बिंदु A से B तक या बीच में मान लो, यहां से चले 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 B तक पहुंचे, तो हम कहोगे इस दौरान, हम कहेंगे इस दौरान थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री होगा। भाई A से लेके B तक जा रहे हैं तो थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक होगा, 90 तक। मैं कह रहा हूँ 90 की बात नहीं करते, 90 से थोड़े से पहले तक की बात कर लेते हैं। मुझे बताओ ये कौन सा चतुर्थांश है। आप कहोगे भैया ये पहला चतुर्थांश है, 0 से 90 तक का। 90 से 180 क्या होता है, दूसरा चतुर्थांश। 180 से 270 होता है तीसरा चतुर्थांश, और 270 से 360 होता है चौथा चतुर्थांश। मैंने कहा ये कौन सा है, A से B। आपने कहा ये पहला है। मैंने कहा पहले में कोस कैसा होता है, आपने कहा कोस तो पहले में पॉजिटिव होता है, पहले में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे ये बात बता दो ना कि अगर ये चीज पॉजिटिव है, क्या m द्रव्यमान नेगेटिव हो सकता है? द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। g का मान 10 होता है, वो भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। आप कहोगे भैया आप गति की समीकरणों में लिखते थे, वो तो दिशा बताता था कि नीचे है, यहाँ नहीं करेंगे। मतलब ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। और बच्चों ये देखो ये भी सारा पॉजिटिव है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि A से B तक जो रस्सी में तनाव है T, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, धनात्मक। मैंने कहा हाँ, मतलब A से B तक रस्सी का तनाव कभी भी शून्य नहीं होगा, हमेशा धनात्मक होगा, कुछ ना कुछ तनाव होगा। और बच्चों इस बात का मतलब ये है कि रस्सी टाइट रहेगी। A से B तक जाते जाते कभी भी रस्सी ढीली नहीं पड़ेगी। और अपने दिमाग में या अपने नोट्स में डालना कि जब तक रस्सी में तनाव है वृत्तीय गति होती रहेगी। जब तक रस्सी में तनाव है वृत्तीय गति होती रहेगी। जैसे ही तनाव शून्य होगा वृत्तीय गति नहीं हो पाएगी। इसका मतलब A से B तक कभी भी तनाव शून्य नहीं होगा, मतलब हमेशा वृत्तीय गति होती रहेगी। मैंने कहा हाँ। आपने रस्सी पकड़ी, यहाँ से पत्थर पकड़ा, ऐसे छोड़ा, तो क्या ये ऐसे चलेगा? आपने कहा हाँ। यहाँ समझाता हूँ, यहाँ से ऐसे छोड़ा तो आप कहोगे पत्थर ऐसे चलेगा। यहाँ से छोड़ो, आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक। देखो वृत्तीय गति हो रही है। वृत्तीय गति बच्चों, वृत्तीय गति का मतलब ये नहीं होता कि पूरा घूमे, इस पथ पे चल रहा है क्या? आपने कहा हाँ। इस पथ यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ तक जाएगा, मतलब अगर आप यहाँ से छोड़ दोगे ना तो वो यहाँ तक पहुंचेगा, वृत्तीय गति होती रहेगी। तो आप ध्यान से सुनेंगे क्या लिखने वाला हूं। अर्थात A व B के बीच, बच्चों मैं A और B की बात कर रहा हूं तो इधर भी, कभी तो आप सोचो कि सिर्फ यहाँ ये भी तो B बन रहा है उसके जैसा ही, ठीक है। अर्थात A व B के बीच रस्सी कैसी रहती है? टाइट रहती है, मतलब तनी हुई रहती है। रस्सी हमेशा तनी हुई रहती है, तनी हुई रहती है। आपने कहा तनी हुई, हाँ रस्सी टाइट रहेगी। और रस्सी टाइट रहने का मतलब है अर्थात करता चलूंगा मैं, अर्थात A व B के बीच कण हमेशा वृत्तीय गति करेगा, हमेशा वृत्तीय गति करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कहीं कि आपने यहाँ से छोड़ा तो वो ऐसे ही घूमेगा, ये वृत्तीय गति है। आप थोड़ा और दूर से छोड़ दो, यहाँ तक जाएगा। जब तक कण यहाँ नहीं पहुंच जाता B तक, B से थोड़ा सा पहले तक भी वो वृत्तीय गति करेगा। B के बाद क्या होगा वो बाद में बात करेंगे। अभी मैंने कहा A से B तक के बीच थीटा 0-90 के बीच होता है। कोस इस दौरान पॉजिटिव होगा, ये T हमेशा पॉजिटिव रहेगा, रस्सी हमेशा टाइट रहेगी। रस्सी टाइट रहेगी तो वृत्तीय गति होती रहेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, A और B के बीच तनाव शून्य नहीं हो सकता, ये तो आपने देख लिया। लेकिन बच्चों वेग शून्य हो सकता है। आपने कहा कि ये बात नहीं मेरी समझ आई। मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैंने रस्सी को यहाँ से पकड़ के यहाँ से छोड़ा तो कण यहाँ गया, यहाँ जाकर रुक जाएगा। अरे भाई अगर रुकेगा नहीं तो आगे तो जा ही जाता वो, क्योंकि उसका वेग शून्य हो रहा है तभी तो नहीं आगे जा पा रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि A और B के बीच तनाव तो शून्य कभी नहीं होगा, लेकिन वेग शून्य हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ
ए व बी के बीच वेग शून्य हो सकता है। हो सकता है, मैं एक नहीं कह रहा हूं कि जरूरी है, हो सकता है। मैंने कहा आप मुझे बताओ कि मैं यहां से छोड़ दूं अगर, तो ये ऐसा आएगा तो यहां तक जाएगा, बताओ यहां वेग शून्य कहां हुआ है? वेग शून्य नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं ए और बी के बीच चीजें इंपॉर्टेंट है, तनाव शून्य नहीं हो सकता, वृत्तीय गति हमेशा होगी, लेकिन किसी बिंदु पे अगर कण जाकर रुक गया, उससे आगे न जा पाया, तो वहां वेग शून्य हो जाएगा। ए और बी के बीच वेग शून्य हो सकता है, यहां हमेशा वृत्तीय गति होती रहेगी। ठीक है, आपने कहा ठीक है। आपने कहा बी और सी के बीच की बात करते हैं, बी और सी के बीच, बी और सी के बीच। मैंने कहा आपको बच्चों बी व सी के बीच, अच्छा जी, बी और सी के बीच जो थीटा होगा वो थीटा 90 से ज़्यादा हो जाएगा और 180 से कम होगा, या बराबर भी कह लो, चलो ठीक है। जैसे ही मैंने ये दिखाया आपको कि थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच है, आपने कहा भैया तो दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में जो कोस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। मैंने कहा वाह, इसका मतलब अब ये पूरा टर्म हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, माइनस। अगर मैं ये कह दूं कि ये नेगेटिव हो सकता है, क्या आप कहोगे नहीं ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एम भी प्लस है, एल भी प्लस है, वी का तो वैसे भी स्क्वायर हो रखा है, स्क्वायर वाली चीजें तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ये हमेशा प्लस है, ये हमेशा माइनस है। तो मुझे बच्चों बताओ, अगर ये चीज बड़ी रही, मतलब ये 10 है और ये 8 है, -8, तो 10 में से 8 जाके 2 बचेंगे, मतलब तनाव कैसा है? धनात्मक। तनाव धनात्मक होने का मतलब रस्सी टाइट होगी, वृत्तीय गति होती रहेगी। लेकिन मुझे ये बता दो कि अगर ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है, तो तनाव कितना हो जाएगा? शून्य। मतलब बी और सी के बीच जहां भी ये अभिकेंद्र बल mv²/L इस mg cos थीटा के बराबर हुआ, उसी बिंदु पे जाते ही तनाव शून्य हो जाएगा। ध्यान से सुनो, उसी बिंदु पे तनाव शून्य हो जाएगा, और तनाव शून्य होने का मतलब है उससे आगे वृत्तीय गति नहीं हो पाएगी। बच्चों मुझे बताओ, रस्सी पत्थर घूम क्यों रहा है? क्योंकि रस्सी टाइट है। आप रस्सी को ढीली कर दो, पत्थर घूमेगा नहीं। तो मैंने पहली बात ये देखी, बी व सी के बीच, बी व सी के बीच, मुझे नहीं पता कहां, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर तनाव शून्य हो सकता है, तनाव शून्य हो सकता है। और जैसे ही जहां भी तनाव शून्य होगा, उससे आगे, उस बिंदु से आगे, उस बिंदु से आगे वृत्तीय गति संभव नहीं होगी। संभव नहीं होगी मतलब होने की ही नहीं है, वहीं जाकर वृत्तीय गति खत्म हो जाएगी। पत्थर पता नहीं किस रास्ते पे चलना पड़ेगा, चल पाएगा, संभव नहीं होगी। आपने कहा ठीक है, मजे की बात। क्या यहाँ हो सकती है क्या? हाँ, हमने कहा हाँ, ये बी को छोड़ दो, बी के बाद की बात करो, बी से छोड़ थोड़ा सा ऊपर। हमने कहा हाँ, यहाँ तनाव शून्य हो सकता है। क्या यहाँ हो सकता है? हाँ, यहाँ हो सकता है। हाँ, अगर जितना ज्यादा आप v दोगे, v जितना ज्यादा v होगा, v क्या है? किसी भी बिंदु का वेग, उस बिंदु पे वेग जितना ज्यादा होगा, वहां अभिकेंद्र बल की जरूरत उतनी ज्यादा होगी, उतना वो ज्यादा होगा। ये तो फिक्स, ये थीटा भी देखो, थीटा किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कहाँ है। जब तक ये mv²/L इस mg cos थीटा से ज्यादा रहेगा, तो तनाव हमेशा धनात्मक होगा। जिस बिंदु पर ये चीज इसके बराबर हो गई, किसके? mv²/L जैसे ही बराबर होगा mg cos थीटा के, तो ये आ जाएगा इतना, तो ये आ जाएगा v² बराबर Lg cos थीटा। आप यहाँ v को आज लिखेंगे √GL cos थीटा। इसका मतलब ये है कि जिस भी बिंदु पर वेग √GL cos थीटा हो जाएगा, उसी बिंदु पे तनाव शून्य हो जाएगा। ये है मजे की बात। देख लो, मैंने कहा जिस बिंदु पे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तनाव शून्य, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है। जिस बिंदु पे बराबर हो गए, टोटल तनाव 0 हो गया। तनाव 0 हो गया, रस्सी टाइट रहेगी, वृत्तीय गति नहीं होगी, और वहां वेग कितना होगा? √GL cos थीटा। अगर कण के वेग का मान इतना हो गया, बी और सी के बीच, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, यहां नहीं करनी है बात, ए और बी के बीच तो हमेशा तनाव धनात्मक रहेगा। ये सारी बात मैं बी और सी के बीच की कर रहा हूं। बी और सी के बीच जिस भी बिंदु पर v का मान √GL cos थीटा हो गया, थीटा क्या है? वहां का कोण। मान लो कण यहां है,
तो मैं थीटा भी ये ही देखूंगा, ये, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि ये थीटा नेगेटिव आएगा, वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, एक 90 से ज़्यादा है, लेकिन आपको यहाँ नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि वो नेगेटिव मैं पहले ही कर चुका हूँ। कभी तुम कहो कि अंडर रूट में माइनस आ ही नहीं सकता, हाँ, लेकिन इसलिए आपको ये कोस थीटा का मान धनात्मक लेना है, क्योंकि वो माइनस पहले ही ले लिया मैंने, ठीक है। या ये कहो कि ऊपर से कोण माप लो, ठीक है। आपने कहा हाँ, तो यहाँ मुझे बताओ बी और सी के बीच तनाव शून्य हो सकता है? आपने कहा हाँ हो सकता है। ए और बी के बीच तनाव शून्य हो सकता है? आपने कहा कभी भी नहीं हो सकता। ए और बी के बीच वेग शून्य हो सकता है? आपने कहा हाँ, जहां जाके कण रुक जाएगा वापस वहां से आ जाएगा, वहां वेग शून्य हुआ होगा। बी और सी के बीच तनाव शून्य हो सकता है, लेकिन वेग शून्य नहीं हो सकता, ये बात लिखो। बी व सी के बीच तनाव शून्य हो सकता है, परंतु वेग शून्य नहीं हो सकता, वेग शून्य नहीं हो सकता। आपने कहा आज तो ना दिमाग की ऐसी दही हो गई है कि पता ही नहीं चला कि इसको पीऊं या फेंकूं। मैंने कहा घबराना नहीं है, ए और बी के बीच तनाव शून्य नहीं होगा इस समीकरण से, क्योंकि थीटा हमेशा 90 से कम रहेगा, ये चीज प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो टी भी प्लस रहेगा, लेकिन वेग शून्य हो सकता है। आपने कहा ठीक। आपने कहा बी और सी के बीच, आपने कहा बी और सी के बीच जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, इसलिए कोस थीटा नेगेटिव होगा, लेकिन हो सकता है ये चीज ज्यादा हो तब तक तनाव प्लस रहेगा, लेकिन जैसे ही ये चीज इसके बराबर होगी उसी बिंदु पे तनाव शून्य हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, और उस बिंदु पे वेग कितना होना चाहिए? अंडर रूट जी एल कोस थीटा। कोस थीटा का मान हमें यहाँ नेगेटिव नहीं रखना है, कभी तुम कहो कि अंडर रूट में माइनस आ गया है, वो क्योंकि नेगेटिव पहले ही रख लिया। अब इसको समझते हैं कि वेग शून्य क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पहली बात तो वैसे समझते कॉमन सेंस है, आपने ऐसे घुमा रखा है, ऐसे आपने देखा कि यहां जाके पत्थर, रस्सी ढीली हो गई तो पत्थर बच्चों नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब नीचे क्यों आ पा रहा है वो? मान लो यहां जाके रस्सी में तनाव जीरो हो गया, यहाँ तनाव जीरो होने का मतलब रस्सी ढीली नहीं है, अब इसको केंद्र की तरफ नहीं खींच पाएगी, तो ये कुछ ऐसे चलेगा। ये बच्चों परवलय पथ होता है, परवलाकार, मतलब ये एक प्रकार की अब कौन सी गति हो जाएगी? प्रक्षेप्य गति हो जाएगी। अब समझते हैं इक्वेशन से। आपने कहा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि वेग शून्य करना है, तो वेग शून्य होने का मतलब है t बराबर माइनस एम जी कोस थीटा। अरे भाई कोस थीटा नेगेटिव है, उसको पहले ही बाहर ले लिया और ये जीरो हो गया। v के जीरो होने से मैं बात करना चाहता हूं कि वेग शून्य क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा मान लेते हैं वेग शून्य हो गया, अगर वेग शून्य हो गया तो तनाव कैसा हो जाएगा? माइनस। और बच्चों नेगेटिव तनाव जैसा, ऋणात्मक तनाव की जैसी कोई चीज नहीं होती, तनाव तो शून्य होते ही खत्म हो जाता है। रस्सी में अगर तनाव शून्य हो गया उसके बाद की कोई बात नहीं होती कि तनाव ऋणात्मक भी होता है। मतलब इसके बीच अगर वेग को शून्य होना है तो तनाव को ऋणात्मक होना पड़ेगा, और ऋणात्मक तनाव जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए बी और सी के बीच बच्चों कभी भी वस्तु का वेग शून्य नहीं होता। हाँ, वो वृत्तीय पथ पे नहीं चलेगा, वो किसी प्रक्षेप्य पथ पे चलेगा। हमें ये भी पूछ लेते हैं कि ये कोण कितना होगा, वो सारी बातें बाद की है, पहले ही समझो, ठीक है। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं, मैं जल्दी से फिर से बता देता हूं। ए और बी के बीच तनाव शून्य नहीं होगा, वेग शून्य हो सकता है। बी और सी के बीच तनाव शून्य हो सकता है, वेग शून्य नहीं हो सकता। सारी बातें समझा दी, ठीक है। 15 मिनट और लेंगे बच्चों, वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन 15 मिनट और बात करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ के नहीं चलेंगे, ठीक है। फिर जो अगला वीडियो होगा उसमें आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, साथ के साथ कुछ कॉन्सेप्ट वहां भी बताता चलूंगा, अगर यहाँ आज कुछ रह गया, ठीक है। अब बच्चों बात ये आती है कि आप बिंदु बी पर क्रांतिक वेग बताओ। ये क्रांतिक वेग क्या है? हेडिंग लगा लेता हूं पहले, क्रांतिक वेग, कण का क्रांतिक वेग, कण का क्रांतिक वेग इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इंग्लिश में नोटेशन है इसकी वीसी, वी का मतलब वेलोसिटी, सी का मतलब क्रिटिकल, क्रांतिक वेग। बच्चों मुझसे ये पूछ लेगा कि बी पर कण का क्रांतिक वेग बताओ, तो क्रांतिक वेग वो होता है जिस वेग से वो वहां तक पहुंच पाए। मान लो चलता 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 वो यहां पहुंच गया, इससे आगे नहीं जा पाया, मतलब इसके आगे वृत्तीय गति नहीं कर पाया, वो चला तो गया। जैसे यहाँ ये वेग जो होगा इसके बाद ये वृत्तीय गति नहीं करेगा, तो वो कम से कम वेग कितना है जिससे वो यहां पहुंच पाए, उसको क्रांतिक वेग कहते हैं। इसका मतलब है वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर, वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर कण का वह न्यूनतम वेग
वह न्यूनतम वेग जिससे वह कण उस बिंदु पर वृत्तीय गति करते हुए पहुंचा है। वृत्तीय गति करते हुए पहुंचा है। वृत्तीय गति करते हुए पहुंचा है क्या कहलाता है? कण का उस बिंदु पर क्रांतिक वेग कहलाता है। उस बिंदु पर क्रांतिक वेग कहलाता है। मुझे पता है ज़्यादा समझ नहीं आया है आपको ये, लेकिन अभी आ जाएगा। बस एक बार परिभाषा सुन लो। मान लो मैं मुझसे एक आ जाए कि सी पे वस्तु का वेग निकाल लो, सी पर वस्तु का क्रांतिक वेग निकाल लो, जो वस्तु क्या कर रही है? वृत्तीय गति। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु यहां से चलते वेग घटता जा रहा है। इस बिंदु पे वेग जाते हुए शून्य नहीं, इतना हो गया कि इसके बाद अब वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर पाएगी। क्या इस बिंदु से पहले वृत्तीय गति हो रही है? हाँ। इस बिंदु के बाद वृत्तीय गति होगी? नहीं। मैंने कहा यहां का क्रांतिक वेग बताओ। इस बिंदु से पहले वृत्तीय गति होगी, इस बिंदु के बाद वृत्तीय गति नहीं होगी। इस बिंदु का क्रांतिक वेग बताओ। मैंने कहा इस बिंदु तक से पहले वृत्तीय गति होगी, इसके बाद वृत्तीय गति नहीं होगी। उस बिंदु पर कण का वह न्यूनतम वेग, जिस वेग से वह उस बिंदु पर वृत्तीय गति करते हुए पहुंची है, जिसके बाद वृत्तीय गति नहीं होगी, उसको क्रांतिक वेग कहते हैं। और सब बच्चों हमारी बुक्स में ज्यादातर इसकी बात करते हैं, तो यहीं की बात कर लेते हैं। बिंदु सी पर कण का क्रांतिक वेग ध्यान से सुनना। अभी तो मैंने कहा ये परिभाषा भूल जाओ, आप बस ये सोचो कि सी पे वस्तु पहुंची है, उसका कुछ वेग है, लेकिन उसके बाद वो वृत्तीय गति नहीं कर पाई। अच्छा, क्यों नहीं कर पाएगी वृत्तीय गति? वृत्तीय गति तो तब नहीं हो पाती जब तनाव शून्य हो जाता है। इसका मतलब इस बिंदु पे जाके आपको तनाव को शून्य करना है। पहले यहाँ इक्वेशन तो लिख लो, नीचे है mg, नीचे ही है तनाव, तो नीचे दोनों है, तो ये बनेगा T प्लस mg। किस बिंदु का तनाव? सी बिंदु पर तनाव प्लस mg। ये क्या बना रहे हैं? mv²/L। v क्या है? इस बिंदु का वेग c। हमने कहा ठीक। मैं कह रहा हूं कि अगर इस बिंदु पर तनाव शून्य हो गया, ये भी परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी बिंदु पर वस्तु का वह न्यूनतम वेग, न्यूनतम नहीं अधिकतम वेग बच्चों, सॉरी, क्योंकि उससे कम पे तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये अधिकतम वेग होगा। माफी चाहेंगे भाई इसके लिए। अधिकतम वेग समझ रहे हो ना? क्यों? मान लो हमने इस पत्थर को यहां से दे के मारा, तो ये यहां तक पहुंचा, इससे और तेज मारा तो फिर तो ये यहां तक पहुंचेगा ही। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ यहीं तक पहुंचना चाहिए, उससे आगे ना पहुंचे, और पहुंचे तो वृत्तीय गति ना हो। तो वृत्तीय गति तो तब नहीं होगी जब यहां तनाव शून्य हो जाएगा। वह अधिकतम वेग जिस पे वो वहां तनाव शून्य हो जाए, तो हो जाएगा mg बराबर m से गया m बच्चों, यहां से जो vc² आ गया वो आ गया gl, तो vc आ गया √gl। ध्यान से देखो ये vc क्या है? ये vc इस कण का बिंदु C पर अधिकतम वेग है, जिससे वो वहां तक पहुंच जाएगा और उसके बाद वो वृत्तीय गति नहीं करेगा। ठीक है? अगर इससे आपने थोड़ा सा भी कम वेग दिया इससे, तो वस्तु यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, कहीं पहले ही तनाव शून्य हो जाएगा। इससे ज्यादा वेग दिया, हाँ, फिर वो आगे भी चला जाएगा, फिर वो वृत्तीय गति करने लगेगा। इसका मतलब उच्चतम बिंदु पर यहां सबसे कम वेग। बेटा ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर किसी कण को आपको यहां पहुंचाना है, तो यहां उसका वेग कम से कम √gl होना चाहिए। अगर आपने उसको इस तरीके से फेंका है कि पहले ही वेग कहीं कम हो गया इससे और वो यहीं तक पहुंच पाएगा, यहां नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है? आपने कहा ठीक है, समझ आ गया। अगर मैं आपको कहूं कि B बिंदु पे क्रांतिक वेग बताओ, तो कुछ नहीं, समीकरण लिखो। अंदर की तरफ तनाव T है, नीचे mg है। आपने कहा T ही क्या बनने वाला है? mv²/L। किस बिंदु का है ये? B का। तनाव शून्य हो जाएगा। क्रांतिक वेग के लिए तनाव को शून्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसके बाद वृत्तीय गति नहीं करानी है। वृत्तीय गति बस वहीं तक होनी चाहिए जहां तक जिस बिंदु की हम बात कर रहे हैं, मतलब यहीं को तनाव को शून्य करना पड़ेगा। आप कहोगे अभी तो आपने कहा था कि 0 से लेकर 90 तक तनाव शून्य नहीं हो सकता, तो मैं कह रहा हूं कि ये 90 से हल्का सा ऊपर की बात हो रही है, हल्का सा। ठीक है? जैसे ही तनाव शून्य हुआ बच्चों, VB का मान भी शून्य हो गया। मतलब
जब कोई कण यहाँ से इस तरीके से फेंका जाए कि वो केवल यहीं तक पहुँचे तो यहाँ आके उसका वेग शून्य हो जाएगा। जब यहाँ से आप किसी कण को ऐसे फेंकेंगे कि सिर्फ वो यहीं तक पहुँचे तो उसका वेग यहाँ तक आने में √GL होना चाहिए। ध्यान रखना, ये वेग कण का इसी बिंदु पर है, यहाँ से अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान। ये आगे बच्चों C पर क्रांतिक वेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और क्या पूछेगा भैया, कितनी बातें पूछेगा ये बहुत बातें पूछेगा भाई, और आपको ये बहुत बातें बतानी भी है इन्हें। ठीक है, मैंने कहा अब बात ये है कि मुझसे ये कह दिया गया, अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अगर हमें किसी वस्तु को यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक सबसे उच्चतम बिंदु तक, उसकी वहाँ सबसे कम वेग कितना होना चाहिए, √GL। ये यहाँ इसका न्यूनतम वेग है। क्या है, न्यूनतम वेग है। अगर ये इससे कम वेग पे आया, किस पे आया, कम वेग पर, तो ये इससे आगे नहीं जा पाएगा, ये यहाँ भी नहीं आ पाएगा, कहीं यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, मैंने कहा अगर उसको यहाँ तक आना है तो इस बिंदु पे कम से कम √GL होना चाहिए। अरे मैंने वहाँ क्या लिखवा दिया, वो अधिकतम लिखवा दिया क्या बच्चों, उसको फिर से न्यूनतम कर लेना। ये इस बिंदु पे कम से कम इतना वेग होना चाहिए, इससे कम होगा तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। माफ़ी चाहूँगा, आप यहाँ वो जो 2 बार पहले न्यूनतम ही लिखा था, फिर मैंने काट कर अधिकतम कर दिया, उसको काट के 2 बार न्यूनतम लिखेंगे आप। ठीक है, मैं अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इस A बिंदु पर कितना वेग दें कि कण यहाँ तक पहुँच जाए। तो हमने कहा बिंदु A पर कण का वह न्यूनतम वेग जिससे वह उच्चतम बिंदु C पर पहुंच जाए। आपने कहा ठीक है, हमें इस VA का मान निकालना है कि मैं यहां से कितनी तेज फेंकूंगा यहां पहुंच जाए। आपको पता है ना कि अगर मैं यहां से इसको फेंकूंगा, थोड़ा सा फेंकूंगा तो यहां तक जाएगा, फिर और तेज फेंकूंगा तो यहां तक जाएगा, और तेज फेंकूंगा तो यहां तक जाएगा, और तेज फेंकूंगा तो यहां। मैं चाहता हूं यहां से कितनी तेज फेंकूं कि वो यहां पहुंच जाए। आपने कहा कुछ नहीं करना, मैं आपको ये बता रहा हूं, कुछ नहीं करना, A और C के बीच कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा दो। आपने कहा 2 ही तो बल है, mg है तनाव कोई कार्य कर ही नहीं रहा है। वर्क डन बाय mg K फाइनल माइनस K इनिशियल। K फाइनल C है तो C लिख देता हूँ, इनिशियल A है तो A लिख देता हूँ। mg ने कितना कार्य किया, mg नीचे है, कण ऊपर कितना गया, L + L 2L गया है ऊपर। भाई यहाँ से ये L है, यहाँ से L है, तो टोटल ऊंचाई कितनी होगी 2L। विपरीत दिशा में है तो माइनस KC 1/2 m VC² 1/2 m VA²। आपने कहा ठीक है, माइनस 2mgl 1/2 m। अच्छा, अभी आप पढ़ के आए कि अगर किसी कण को C पे पहुंचना है तो C पे उसकी सबसे कम वेग क्या होगी, सबसे कम चाल क्या होगी, √GL। मतलब मैं यहाँ VC का मान √GL लिखूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा 1/2 m VA²। m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, काटते हैं, ये बचा -2GL 1/2 m गया, √ खत्म हो गया, ये बचा GL, m गया 1/2 VA²। मुझे VA निकालना है, इधर लेते आओ। 1/2 VA² 1/2 GL, उधर जाके प्लस हो गया 2GL, LCM लेंगे उधर जाएगा, 2 × 2 4, 4GL 1GL 5GL, 5GL/2 इधर है VA²/2, 2 से गया 2, तो इस VA का मान आया बच्चों √5GL। क्या मजे की बात आई कि अगर आपको किसी कण को यहां से यहां पहुंचाना है तो आपको उसके √5GL से फेंकना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना पड़ेगा कि किसी वस्तु को यहां पहुंचाना है तो उसका यहां कम से कम वेग √GL होना चाहिए। वो अधिकतम काट के जरूर न्यूनतम लिखना कि C तक पहुंचाने के लिए उसका यहां कम से कम वेग √GL होना चाहिए, इसलिए VC की जगह √GL रखा है। तो आपको यहां से उसे √5GL से फेंकना पड़ेगा, √5GL से फेंकना पड़ेगा। बात समझ आ गई? आपने कहा बात समझ आ गई है, पक्की वाली। अच्छा, क्या इतने से फेंकने पे वृत्तीय गति हो पाएगी? आप कहोगे इतने से फेंकने पे तो कण यहाँ तक पहुंच पाएगा, उसके बाद तो वृत्तीय गति नहीं हो पाएगी। तो सच बात तो यह है, इससे थोड़ा सा ज्यादा से फेंकना पड़ेगा।
तो कण थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, फिर उसका द्रव्यमान या ये कहिए तनाव उसको नीचे की तरफ खींच लेगा और ये वृत्तीय गति फिर भी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में ये हमारी बुक्स में ये लिखा रहता है कि अगर हम इतने से ही फेंक देंगे तो कण यहां तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसका जड़त्व, क्योंकि कण ऐसे चल रहा है तो उस टाइम जाकर तनाव डोरी में क्या तनाव कम हो गया, तो होगा क्या बच्चों कि जो उसका mg है वो mg ही अभिकेंद्र बल का काम करेगा और इस कण को आगे घुमा देगा, मतलब फिर से हमारा कण पूरी वृत्तीय गति करने लगेगा। तो कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि यहाँ कम से कम कितना वेग हो कण का जिससे ये कण पूरी वृत्तीय गति कर पाए, तो आप कहोगे √5gl। जिन बच्चों को ये चीजें याद होंगी वे जेईई मेंस तक के क्वेश्चन भी आसानी से कर देंगे वृत्तीय गति वाले, जिनको ये पता होगा कि यहाँ √5gl होना चाहिए और अगर इतने से फेंका तो कम से कम यहाँ √gl होगा, उससे ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो यहाँ वेग और ज़्यादा होगा, और तेजी से फेंको यहाँ वेग और ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने √5gl से कम से फेंका तो ये यहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। अब आपसे पूछता है कि सिर्फ B तक पहुँचाना है हमें, बिंदु A पर कितना वेग दें कि B पे पहुँच जाए, जिससे वह बिंदु B पे पहुंच जाए। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ भी कार्य ऊर्जा परिमेय लगा देंगे A और B के बीच। बल है 2, एक का कार्य 0 है, तो बचाइए KB - K। A और B के बीच हमने कार्य ऊर्जा परिमेय लगाई। WmG, mg बल लगा है, नीचे बल है, वस्तु ऊपर गई B पे गई है, तो कितनी ऊंचाई उसने चली L माइनस, क्योंकि बल नीचे विस्थापन ऊपर, 1/2 m VB², 1/2 m VA²। आपने कहा ठीक है, m गया, मुझे VA² चाहिए, तो इसको मैं इधर लेके आया, 1/2 VA², 1/2 VB², ये उधर गया प्लस GL। अभी बच्चों हमने ये देखा था कि सिर्फ यहाँ तक पहुँचाने के लिए जब मैंने तनाव 0 किया था तो यहाँ का वेग भी 0 हुआ था। अभी आप देख के आए थे, इसका मतलब इस VB को मुझे 0 रखना पड़ेगा, तो यहाँ से 1/2 VA² आ जाएगा GL, और यहाँ से VA² आ जाएगा 2GL, और यहाँ आ जाएगा VA बराबर √2GL। मतलब अगर आपने यहाँ से √2GL वेग से फेंका तो कण यहाँ तक पहुँचेगा। अगर आप यहाँ √5gl से फेंकते हैं तो यहाँ जाएगा। तो हम 3 केस बनाएंगे, 3। अगर A का वेग जो VA है वो इससे कम हो जाए √2gl से, भाई अगर इतने से फेंकोगे तो B पे पहुंचेगा, उससे भी कम पे फेंकोगे तो कहीं पीछे ही रह जाएगा। मतलब A व B के बीच, A व B के बीच कहीं वेग 0 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इनके बीच 0 वेग हो जाएगा कहीं भी, और कण वापस वहीं से लौट आएगा, वेग 0 हो जाएगा। मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन वृत्तीय गति होती रहेगी, लेकिन वृत्तीय गति होती रहेगी। आपने कहा ठीक। दूसरा, अगर ये VA इसके बराबर ही हो जाए √2gl के, तो अभी तो देखा ही, अगर इतना हो गया तो B तक पहुंचेगा, वृत्तीय गति होती रहेगी, यहां से यहां पहुंचेगा, वापस फिर ऐसा आएगा, वृत्तीय गति होती रहेगी। लेकिन तीसरा, अगर VA का मान, मैं VA का मान इस √2gl से तो ज्यादा रखूं, लेकिन √5gl से कम रखूं। भाई अगर यहाँ √2gl होता तो सिर्फ यहाँ जाता, लेकिन अब √2gl से ज्यादा है तो कहीं ऊपर जाएगा। √5gl होता तो यहाँ तक जाता, लेकिन √5gl से तो कम है। इसका मतलब कण कहीं बीच में जाएगा, और बीच में जाते ही तनाव 0 हो जाएगा। कहाँ? B व C के बीच कहीं तनाव 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन वेग 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वेग कभी 0 नहीं होता था। तनाव 0 होगा तो वृत्तीय गति नहीं होगी। अगर पूरा √5gl हो जाए तो यहाँ तक पहुंचेगा, और जड़त्व के कारण कण आगे चला जाएगा, वृत्तीय गति होती रहेगी। अगर √5gl से ज्यादा भी हो जाए तो लगातार वृत्तीय गति होती रहेगी। बच्चों, ये था हमारा ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है, मुझे पता है एक बार में पूरा समझ आने वाली ये चीज नहीं है। जिसको एक बार में आ गई मतलब ब्रिलियंट माइंड है भाई, अच्छे से उसने चीजें कर रखी हैं। लेकिन जिनको पूरा समझ नहीं आया, मैं घबराना मत,
एक दो बार चीज़ हिस्सों में तोड़ के कि मैं पहले सिर्फ तनाव निकालना सीखूंगा, मैं फिर वेग निकालना सीखूंगा, मैं तनाव इस वेग के टर्म में निकालना सीखूंगा एक वाले के, फिर हम अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। क्रांतिक वेग क्या है वो बच्चों थोड़ी सी मुझे बताने में गलती हुई, वो आपको कर लेंगे सुधार उसमें। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, पढ़ते रहें, धन्यवाद।